अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 19 मैथ 307 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें तो बेसिक चीज़ है, इसको मैं ज़रा क्विकली तो मैं नहीं कहता, लेकिन चलें एक इसका रिव्यू करते हैं। इससे रेलेवेंट आपने पहले भी देखा है और ये है जी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। प्रूफ हम इसका नहीं कर रहे, लेकिन इसको समझेंगे ज़रूर। डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए होता है, मतलब कि वो इंटीग्रल जिनमें की लिमिट होती है। अब वो कहता है एफ आपके पास एनालिटिक है। फौरन रिकॉल क्या करें, मैं एक चीज़ हर दफ़ा कहता होता हूँ कि पूरा पढ़ने से कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। थोड़ा सा पढ़ें, समझें, फिर थोड़ा सा पढ़ें, फिर जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। एनालिटिक का मतलब पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, उसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल। आगे आता है सिंपली कनेक्टेड डोमेन, ये तो मैंने बताया था वो वाला डोमेन जिसमें होल्स नहीं है। अब वो कहता है z नॉट z1 जो है दो पॉइंट्स हैं डोमेन्स में, तो यहाँ पे देख लें जब इंटीग्रेशन करेंगे f ऑफ z की तो ये आ जाएगा कैपिटल f एट द वैल्यू ऑफ z1 माइनस कैपिटल f एट वैल्यू एट z नॉट। अब कैपिटल f क्या है, वो कहता है कोई भी f का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। अब अगर यूं लिखा हुआ है जी इसका डेरिवेटिव स्मॉल f है तो फिर भी ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे तो आ जाएगा इंटीग्रल f ऑफ z dz, यहाँ पे f आ जाएगा प्लस कोई आर्बिट्री कांस्टेंट आ सकता है यानी कि कैपिटल f आ जाएगा। तो जाहिर बात है कि फिर जब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाली होगी, लोअर लिमिट करेंगे तो ये वाली हो जाएगी। प्रूफ इसका नहीं किया हुआ। अब वो कहता है कि यूज द अबव थ्योरम टू वैल्यूट। अब आप ये कहेंगे जी ये तो वैसे ही डायरेक्ट हो जाएगा, आसान है। तो वही मैंने हिंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब यही ढूंढना है ना कि किस चीज का डेरिवेटिव ये है। जाहिर बात है कि इसका इंटीग्रल, इसका जो इंटीग्रल होगा उसका डेरिवेटिव ये होगा। तो इसका इंटीग्रल z³ बनता है। यहाँ पे देख लें z³/3, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3z², 3 कैंसिल यानी कि z², f ऑफ z आ जाएगा z³/3। तो अब करना आपने यही है कि एक बार यहाँ पे z को सब्स्टिट्यूट करना है 2 प्लस योटा, फिर माइनस करना है इसी फंक्शन के अंदर z को सब्स्टिट्यूट करते हुए 1 प्लस योटा। ठीक है, फिर सुन लें, मतलब कि ये फार्मूला लगाना है f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z0। तो जो z1 आपके पास है 2 प्लस योटा है, जो z0 है आपके पास वो 1 प्लस योटा है, और यही आपने यहाँ पे करना है। और ये मैंने यहाँ नहीं किया हुआ, ना मैं इतना लंबा चौड़ा जुबानी बोलूँ, सिंपल सी बात है। ये बनेगा क्या, ये बनेगा 2 प्लस आयोटा होल क्यूब माइनस 1 प्लस आयोटा होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। डिवाइडेड बाई 3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आराम से आ जाएगा। हाँ, ये मेन चीज है क्योंकि ये लेक्चर भी दो हिस्सों में है। ये मेन चीज है, इसमें टाइम लगाना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। हालांकि ये देख लें वैसे तो कॉम्प्लेक्स का है, यहाँ पे z आपको नजर आ रहा होगा, बोले उसका डेरिवेटिव नजर आ रहा होगा, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू तो रियल हो जाता है। इसको हमने प्रूव करना है कि ये जो आपके पास है ये लेंथ ऑफ द कंटूर होगी फ्रॉम t इज इक्वल टू a टू t इज इक्वल टू b। अब ये t क्या है, ये कंटूर की पैरामीटराइजेशन में जो आपके पास पैरामीटर होता है t, वो है। मतलब एक कंटूर होती है और उसको यहाँ पे देख लें, एक तो नहीं क्लोज कंटूर, एक वैसी कंटूर है। यहाँ पे हम कहते हैं z इक्वल टू a है, यहाँ पे z इक्वल टू b है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंटूर की लेंथ क्या होगी, ये फार्मूला बता रहा है कि वो लेंथ क्या होगी, लेकिन इसका प्रूफ करेंगे, रट्टा नहीं लगाना। अब कुछ मैंने चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, डायग्राम आगे बनी हुई है, तो इसको पहले रफली समझ लें, तवज्जो से इसको भी समझें, अगली स्लाइड पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एस कहता है कि सपोज करें आर्क लेंथ है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ए टू अ वेरिएबल पॉइंट बी। ये नहीं जी फिक्स पॉइंट यहाँ पे आ सकता है, वेरिएबल पॉइंट ये, तो ये जितनी भी लेंथ है ना, ये आपके पास लेंथ है जी एस। वैसे ये आर्क लेंथ है, ठीक है। कंटूर के ऊपर जो उसका पोर्शन है उसकी लेंथ एस। फिर वो कहता है डेल्टा एस जो है आर्क लेंथ है फ्रॉम पी टू क्यू। अब डेल्टा एस जो है वो आपके पास है आर्क लेंथ फ्रॉम पी टू क्यू, लेकिन क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। यानी कि हमने ये कहा था कि ए टू पी तो ये जा रहा है आगे बहुत थोड़ा, ये पी से थोड़ा सा आगे क्यू है, क्योंकि देख लें एक्स को भी वेरी किया गया है, वाई को भी वेरी किया गया है, जाहिर बात है फिर क्यू और थोड़ा सा आगे होगा, लेकिन पी से ज्यादा दूर नहीं है। जुबानी बोल रहा हूँ ना, शायद इतना पता ना लग रहा हो। अगली स्लाइड पे डायग्राम में सारा क्लियर हो जाएगा, फिर आप इसको भी देखिएगा और उसको भी देख लीजिएगा। हाँ, अलबत्ता इस तरह की वो बात कर रहा है कि ये आपके पास जो है डेल्टा एस जो है लेंथ कहां से कहां तक है, पी टू क्यू ऑफ द कर्व, एंड पी की जो आपके पास है वो कहता है लेंथ ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग पी एंड क्यू। समझ लें, ये देख लें, रफ देखें, ये आपके पास पी हो गया, ये आपके पास क्यू हो गया। तो ये जो ऊपर है ये डेल्टा एस है, लेकिन स्ट्रेट जो है ये वाली चीज स्ट्रेट। और कॉर्ड क्या होती है, जो कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट कर ले, जो कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट करे वो कॉर्ड होती है। तो वो कहता है एस शोन इन द फॉलोइंग फिगर। आइए फिगर पे जाते हैं। ये देख लें, ये आपके पास आ गया जी रियल एक्सेस, ये आपके पास आ गया जी इमेजिनरी एक्सेस। एक्स एक्सेस कहते हैं तब भी ठीक है, वाई एक्सेस कहते हैं तब भी ठीक है, ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो रेड वाली आपके पास है ये देख लें, ये हमने कहा था कैपिटल ए से लेके तो पी तक कैपिटल एस है, ये निकालना है। और ये देख लें, अब डेल्टा एस वेरी वेरी स्मॉल है, जाहिर बात है मैं बना नहीं सकता था क्योंकि समझाना था। अब पी से लेके क्यू तक जो आपके पास आर्क लेंथ है ये डेल्टा एस है, और क्यू यहाँ पे देख लें इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। पी के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास एक्स वाई, ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई है, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डेल्टा एक्स है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में डेल्टा वाई है।
अब यहाँ पे देख लें, अगर इस पे मैं पैथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, अब यहाँ पे देख लें पैथागोरस थ्योरम किस पे, ये पी जो आपके पास है ये कॉर्ड की लेंथ है, ये जो कॉर्ड पी क्यू, आर्क नहीं है, ये आर्क है, ये कॉर्ड है, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जरा इस चीज को कंसिडर करें, यहाँ पे डेल्टा एस लिखा हुआ है, नीचे डेल्टा एक्स लिखा हुआ है और ये होल स्क्वायर किया हुआ है, और उसके बाद इन्होंने पी क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये मैं स्पीड इसलिए दी है कि ये स्टेप्स इतने मुश्किल नहीं है, मेन चीज तो ये समझानी है कि ये आर्क लेंथ कैसे निकलेगी, और वही फार्मूला जो पीछे हमने लिखा हुआ है वो ड्राइव करना है। ये हो गया। अब ये जो ऊपर वाला पी क्यू स्क्वायर है ना, इसको इससे रिप्लेस कर दें, ये देखें किया हुआ है, ये एरो भी लगा हुआ है, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। अब दिमाग में फिर आ रहा होगा भी ये क्या स्टेप्स हैं, ये कहाँ से स्टार्ट किया है, ये देखें सब क्लियर हो जाएगा जब हम फार्मूला लगाएंगे ना डेरिवेटिव का, लिमिट लेंगे तो ये डेरिवेटिव की चीज फॉर्म में आ जाएगी, और हमने यही तो चाहिए, मतलब कि ये आपके पास इस तरह से डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये डी एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे, ये बात की बात है। लेकिन असल चीज यहाँ पे ये थी कि जब हमने इसको इससे रिप्लेस किया तो ये दोनों कैंसिल होकर 1, ये दोनों आपके पास ये आ जाएंगे। ये है मेन चीज जो शायद आपको अजीब सा लग रहा हो, लेकिन ये देख लें, ऊपर आर्क लेंथ है, नीचे कॉर्ड लेंथ है पी क्यू, ऊपर आर्क लेंथ है, नीचे कॉर्ड लेंथ है, लेकिन जब लिमिट लेंगे ना क्यू अप्रोचेस पी, ध्यान से सुने मैं कह रहा हूँ क्यू अप्रोचेस पी, इसका मतलब डेल्टा वाई भी जीरो हो जा रहा है, डेल्टा एक्स भी जीरो हो जा रहा है, या डेल्टा एस जीरो हो जा रहा है वो भी ठीक है। ये देखें डेल्टा एक्स भी जीरो को जा रहा है, डेल्टा वाई भी जीरो को जा रहा है, तो लिमिटिंग फॉर्म में ये जो आपके पास आर्क लेंथ है और ये जो कॉर्ड लेंथ है ये सेम हो जाती है। इनकी लिमिटिंग फॉर्म में अगर दोनों को डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है, दोनों की लेंथ सेम हो जाती है। यानी कि ये चीज यहाँ पे देखें, आर्क पी क्यू जो कि ऊपर वाली है जो कि डेल्टा एस है, और नीचे कॉर्ड पी क्यू है जो कि पी क्यू, ये वाली आपके पास, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 1 को जाएगा, प्रोवाइडेड क्यू अप्रोचेस पी व्हेन इट बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल। अब यहाँ तो नहीं पता लग रहा, ये इस तरह, ये इस तरह, इस तरह, यहाँ पे आगे तो बिल्कुल ही जब उसको अप्रोच करने वाला होगा तो ये आर्क लेंथ में और कॉर्ड लेंथ में ना होने के बराबर फर्क होगा, लिमिटिंग फॉर्म में ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये आर्क भी तकरीबन स्ट्रेट ही हो जाएगी। तो जब लिमिट लेंगे तो यहाँ अगले पेज पे ली हुई है या अगली स्लाइड पे ली हुई है, लेकिन देख लीजिएगा इसको 1 करेंगे, इसको dy बाई dx करेंगे जो कि डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, ये भी ds पे dx हो जाएगा। ये तो जुबानी बोल दिया ना, अगली स्लाइड पे जाके डिटेल देखते हैं। अब ये मसला ना हो जाएगी जी डेल्टा एक्स गोज टू जीरो, मेन आपने उधर यही किया था, आपने कहा था क्यू अप्रोचेस पी, और उसके अंदर जब डेल्टा एक्स गोज टू जीरो जाहिर बात है डेल्टा वाई भी गोज टू जीरो था, लेकिन इसी तरह से लिखते हैं जब आपके पास डेरिवेटिव का फार्मूला बनता है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव का फार्मूला बन जाएगा। ये लिमिट जब इस पे अप्लाई होती है तो ds पे dx हो जाएगा, वैसे स्क्वायर है जो यहाँ पे है, ये लिमिट 1 को जाएगी। ये पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया था कि जब q p को अप्रोच करेगा तो कॉर्ड में और लेंथ में ना होने के बराबर फर्क होगा, लिमिटिंग फॉर्म में इसका आंसर 1 बनता है, ये dy बाई dx बनता है। यही डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है dy बाई dx। असल में ऊपर वाला भी जीरो को जा रहा होता है, नीचे वाला भी, तब ये डेरिवेटिव की फॉर्म होती है। तो ये चीज आपके पास आ जाती है। और अब यहाँ पे देख लें, अब दोनों तरफ ले लें आप अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। दिमाग में रहे ये आर्क लेंथ है, नेगेटिव अंडर रूट नहीं लेना, मैथमेटिक्स लॉजिक बेस्ड है। और इसी तरह से यहाँ पे देख लें, ये अंडर रूट ले लिया है और फिर dx को वहां पे ले जाएं, जब अंडर रूट लेंगे ये हो जाएगा ds बाई dx, और इसका अंडर रूट ये है, फिर dx को उधर ले जाएं, ये लिखा हुआ है। अब ये आपके पास जो dx है इसको जब अंदर ले आएंगे dx होल स्क्वायर होगा, गौर सुने, dx को अंडर रूट पे लाएंगे तो dx होल स्क्वायर होगा, इधर हिट करेगा तो dx स्क्वायर, लिखा ऐसे ही जाता है, असल में ये dx होल स्क्वायर है, और इधर हिट करेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब अगर x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, और ये तुक्का नहीं है, ये असल है क्योंकि कंटूर है और उसकी पैरामीटराइजेशन है, तो अगर ये दोनों t के फंक्शन है तो ds पे dt आपके पास जो है, अगर यहाँ पे dt पे डिवाइड करता हूँ तो राइट साइड पे भी करूंगा, dt अंडर रूट के अंदर जाएगा तो dt होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये dx पे dt स्क्वायर है, ये dy पे dt स्क्वायर है, ये चीज हो जाएगी, और ये जो dt है ये इधर चला जाएगा, ये चीज हो जाएगी। तो dx पे dt को x डैश ऑफ t लिखा जा सकता है, dy पे dt को y डैश ऑफ t लिखा जा सकता है। और अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो यहाँ पे देख लें, इंटीग्रल डेरिवेटिव खत्म और इंटीग्रेट में कर रहा हूँ a टू b, इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम a टू b, इंटीग्रल डेरिवेटिव खत्म, ये आ गई जी आपके पास आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ आ गई। तो ये है जी फॉर्मूला। लेकिन ये देख लें, ये शायद आपने कैलकुलस में किया हो, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा ये स्केरी है, कॉम्प्लेक्स। मैं बार बार कहता हूँ ये आसान करेगा, मैं इस कैलकुलस में बुराई नहीं कर रहा कैलकुलस की, लेकिन जो कहते हैं ना ये मुश्किल है, वो वही कहते हैं जिनको समझ नहीं आता, समझने की कोशिश नहीं करते या पढ़ते नहीं और चाहते हैं वो दूसरे भी कुछ हासिल ना करें, उनकी मैं साफ साफ मैंने बात कर दी है। ये a टू की आपके पास लिमिट है, ये आपने फार्मूला डेफिनेटली देखा होगा उसके अंदर, कैलकुलस में भी आर्क लेंथ से निकालते हैं, और वही वाली बात dx पे dt स्क्वायर प्लस dy पे dt स्क्वायर इस तरह से, और dt बार लिखा होता है और ये s इंटीग्रेट। अब मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स इसको आसान करेगा कैसे, क्योंकि z होता है x ऑफ t प्लस योटा y ऑफ t व्हेन z इज पैरामीटराइज्ड, ये वाली चीज है z इन टर्म ऑफ t है। फर्दर डेरिवेटिव
dx पे dt प्लस आयोटा dy बाई dt। अब जरा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दें। क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर की? स्केयर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्केयर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। आयोटा का स्केयर नहीं करना, ये भी बड़ी बेवकूफी होती है, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। आयोटा का स्केयर कर देते हैं वो माइनस हो जाता है। फिर क्या गारंटी है कि अगर आपके पास लेंथ जो है इमेजिनरी ना हो जाए? तो देखें कॉमन सेंस से चलना है, ये मैं कह रहा हूँ स्केयर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्केयर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। ये चीजें दिमाग से निकली हुई है, तो सी लेक्चर नंबर 2। अब इसको अगर बजाय कि ये इतना ये टफ लिखने की बजाय इससे लिख दें तो देखें कितना सिंपल हो जाता है, और ये वही फार्मूला आ जाता है आपके पास जो हमने प्रूव करना था। तो ये कहता है यूजिंग इन वन, तो इसको रिप्लेस कर दें z डैश टी एब्सोल्यूट वैल्यू, यहां पर लिखें। तो अब आगे चलते हैं, ये जी फार्मूला आ गया। तो यहाँ पे देख लें, अगर आपने आर्क लेंथ निकालनी है और उस मतलब है कि कंटूर की पैरामीटराइजेशन मौजूद है, यानी कि z ऑफ t मौजूद है, x ऑफ t प्लस एटा y ऑफ t, तो उसका डेरिवेटिव निकाल लें, डेरिवेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लें, a टू b इंटीग्रेट कर दें, आ जाएगा t इक्वल टू, ये कहता है एट कैपिटल A, t इक्वल टू b एट कैपिटल P, ये है जी। अब ऐसा फार्मूला करते हैं जिसका पता नहीं किस क्लास से, पता नहीं, मैंने तो 7th क्लास में पहली बार पढ़ा था कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r होता है, आगे जाके इंटीग्रेशन से हो जाता है प्रूफ। अब उसी को प्रूफ करके देखते हैं। अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसको नहीं पता भाई, 2 पाई r होता है अगर रेडियस r हो। आता कैसे है? पहले उसकी पैरामीटराइजेशन, z ऑफ t होता है x ऑफ t प्लस एटा y ऑफ t, लेकिन जो सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका के सेंटर ओरिजिन है, रेडियस r है, उसमें x r cos t होता है, y r sin t। ये देखें, मैं आपको लग रहा होगा मैं तेज जा रहा हूँ, लेकिन ये कितनी बार रिपीट हो गया, और मैं चाहता हूँ आपको भी ऐसे रिकॉल आ रहा हो। और ये देखें, अब t देखना है वो 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पूरा सर्कल, पूरा सर्कल। पोर्शन होता अगर वो कहता नहीं जी 0 से पाई बाई 2, फिर इस तरह कर लेते, 0 से पाई यहाँ कर लेते, 3 पाई बाई 2 यहाँ कर लेते, लेकिन ये 0 से 2 पाई करे तो पूरा सर्कल। अब ये फार्मूला है, t की वैल्यू आपके पास जो है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 0 करें, यहाँ पे 2 पाई करें, और z जो है r e आयोटा t है, ये r, और यही मैं कहता हूँ कि आयलर्स फार्मूले का इस्तेमाल किया करें, r कॉमन निकालें, cos ऑफ t प्लस आयोटा साइन ऑफ t e आयोटा t के बराबर है, cos ऑफ t प्लस आयोटा साइन ऑफ t e रेस्ट पर आयोटा t के बराबर है। इसका डेरिवेटिव ले लें, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। डेरिवेटिव लेंगे तो r तो कांस्टेंट है, e आयोटा t का हो जाएगा e आयोटा t, और जो पावर में चीज है उसका डेरिवेटिव यानी कि आयोटा, आयोटा t का डेरिवेटिव आयोटा ही हो गया। इसकी लें एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू r तो होता है वैसे ही आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर, वो तो r ही होगा। e आयोटा t की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, यानी कि cos ऑफ t प्लस आयोटा साइन ऑफ t की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, वो होगा जी अंडर रूट स्केयर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्केयर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, स्केयर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्केयर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, यानी कि cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, 1 खत्म। आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, वो 1 होता है, क्यों? क्योंकि आयोटा को लिख सकते हैं आप 0 प्लस आयोटा, तो अब अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं तो स्केयर ऑफ द रियल पार्ट 0 का स्केयर प्लस स्केयर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट 1 का स्केयर, आयोटा का जो कोएफिशिएंट है तो वही 1, यानी कि इसकी भी 1, इसकी 1, r की r हो जाएगी, ये आ गई। अब r को सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, अब इंटीग्रेट करते हैं, r तो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रल t आ जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई माइनस 0, यानी कि 2 पाई, तो 2 पाई r लें जी, मुबारक हो, वो चीज आपने आखिरकार प्रूव कर ही ली जिसका पता नहीं कब से रटा लगा रहे थे, हैं जी। तो खैर, उम्मीद है आपने बाद में भी की होगी, बाद में भी की होगी, लेकिन अभी एक और तरीका आपको मिल गया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किस तरह से आता है। तो ये वाला लेक्चर तो मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ, क्योंकि ये फिर लेंथी था, तो इसका जो अगला पोर्शन है ना 19b, उसके अंदर मुलाकात होगी। ये लेक्चर यहाँ तक खत्म, तो अब मुलाकात होगी लेक्चर 19b में।